बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से तुर्क वज़ीर दिफ़ा और वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई है। मुलाकात में पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान बरादराना ताल्लुकात का भी जिक्र हुआ। दूसरी जानिब बानी पीटीआई की जानिब से अब कहा गया है कि अब किसी भी मज़ीद कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, अब सिर्फ सड़कों पर एहतजाज होगा। 5 अगस्त से ये मुल्क घिर एहतजाजी तहरीक का आगाज़ किया जाएगा, जबकि बानी पीटीआई के बेटे भी इस एहतजाजी तहरीक का हिस्सा होंगे। इसके अलावा दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, पीटीआई की जानिब से 5 अगस्त से मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक शुरू करने का इंदिया दिया गया है। परवेज़ इलाही साहब की जानिब से बानी को मफाहमत का रास्ता इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। देखिए, तहरीक और बाकी इशूज़ और वो ज़ाहिर है जो भी सारे सिलसिले हैं, सिस्टम फंसा हुआ है, ठीक है ना, जो और उसके नतीजे में मुख्तलिफ अफवाहें। आज मैं एक बयान पढ़ रहा था, उसमें था कि ये अफवाहें एक मुनज़्ज़म साजिश हैं। तो मैं सोच रहा था कि ये इस उर्दू में कुछ गलती है, या तो अफवाह होती है, और अगर मुनज़्ज़म साजिश है अफवाहें तो फिर वो मुनज़्ज़म साजिश तो फिर अफवाहें नहीं होती। तो वो एक शख्सियत जो है उनका बयान आया कि ये अफवाहें जो हैं ये एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत, खैर ये बड़ा कुछ गंभीर मामला आते हैं इस पर। तो चीनी के इश्यूज़ आप देखें, बाकी आप देखें मुल्क के अंदर सोशल अनरेस्ट, बाकी मामला। तो मैं बार बार कहता हूँ कि जो सफारती महाज पे हमने और अस्करी महाज पे और सिक्योरिटी के हवाले से जो हमने अचीवमेंट्स किए हैं, वो कहीं इस जो अंदरूनी इंटरनल टोटल केओस है, सो टोटल अनरेस्ट है, मतलब कौन किससे बात कर रहा है, क्या हुआ है, तो वो कुछ भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। तो ये बस आपस में ये देखिए अब क्या होता है आने वाले दिनों में। सिस्टम तो नहीं चल रहा। अच्छा, बाकी ये है कि अब इसको क्या करना है वो देखते हैं। करप्शन अरूज पे है। अच्छा, इसमें और अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज़ नहीं है कोई। अच्छा, एक शख्स ज़रा बड़े कैनवस से आते हैं ना, और फिर 24 घंटों पे अरूज पे बेचैनी, इसीलिए जो सोशल अनरेस्ट को जितनी जल्दी हम ख़त्म करें, तो मैनमेड क्राइसिस है मुल्क में। जब हमने बड़ी आफात से, बड़ी जंगों से सफारतकार के महाज पे बड़ा कर लिया, तो ये तो मैं हैरान हूँ कि ये इसको क्यों बहैसियत कौम हम नहीं निपटा पा रहे। जो इंटरनल केओस है, मैनमेड क्राइसिस, हंगर गेम्स। तो और आप देखें ना कि बड़ी सफारती महाज पे कामयाबियाँ और अस्करी महाज पे जो कुछ जो फतूहात कहूँगा मैं लफ्ज़ सिस्टम हम हासिल किए हैं, वो बड़े सालों के, बड़ी दहाइयों के बाद ऐसी एक सूरत नज़र आ रही है कि मतलब मेरी यादाश्त में नहीं है इस तरह से कि चाइना के साथ, यूरोप के साथ, अरब ममालिक के साथ, तुर्किया के साथ, रशिया के साथ, अमेरिका के सारे ग्लोबल साउथ के साथ इतना अच्छा इंगेजमेंट पाकिस्तान का हो। लेकिन ये कि वो, और फिर उसके बाद दहशत गर्दी पे काबू, फिर ये जो भारत के साथ जो एक प्रॉपर जंग हुई है, ठीक है, जंग में फतह हासिल की है, और ये कोई स्टेल तो नहीं हुआ ना। इशू तो अपनी जगह मौजूद है, बुनियादी इशूज़ तो हैं अपनी जगह, लेकिन एक मार्के का जो एक मार्का है उसमें तो फतह हासिल हुई। तो फिर ये इंटरनल क्या, उसमें मैं ज़्यादा अब इस पर क्या रोज़ बात करूँ। एक शख्स परेशान है बहुत ज़्यादा, एक शख्सियत इस बहुत ज़्यादा परेशान है, और वो कुछ ऐसे हालात हैं कि जिसमें वो उनको जो टैको कह के वो उससे वो चाह रहे हैं कि वो दोबारा टैको ना खा जाए उन्हें। और टैको का मतलब ये है कि ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट, ये जो उनको वॉल स्ट्रीट वाले और बाकी लोग छिड़ते हैं ना जी, टैको करके कि ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट, के भाई 200 टैरिफ बनाने थे, तो 200 में से तो अभी कोई मेरा ख्याल से कितने हुए इनके, इन्होंने कोई 3 डील्स किए हैं 200 में से, बाकियों को तो खतवत भेज दी है, कोई डील्स भी नहीं हो पा रही हैं टैरिफ्स के हवाले से। और वो एक ऐसा बहरान खड़ा कर दिया है दोबारा कि जी किसी को 40% होगा, तो मतलब एक हंगामा बपा है। लेकिन उससे ज़्यादा संजीदा मामला जो हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप के की इंटरनल टीम के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा केओस और आपस में एक तनाव पैदा हो गया। और वो तनाव की कई वजूहात हैं, लेकिन उसमें वजूहात पे बात हम करते हैं तो चलें शुरू करते हैं हम आज गज़ा से, जो सबसे जियो पॉलिटिक्स जहाँ से जन्म लेगी, अगली दुनिया की तारीख़ जिस धारे में जाएगी, वो गज़ा के शोहदा का खून क्या रंग लाता है, ठीक है, उससे लिखी जाएगा अगले जो बाब हैं।
परसों तो इन्होंने नेतन्याहू ने खूब गोलगप्पे खाए वहाँ वाइट हाउस में, जो ब्लू रूम में बैठ के जी। और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने, बात मैंने कल भी की थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने सारी बातें जो है वो नेतन्याहू से करवाई, उसको वो एक फेरा दिलवाया, पूरा वाइट हाउस का चक्कर वक्कर खिलाया, तस्वीरें दिखाई, ये होता है, ये होता है, ठीक है, ये मोर के बच्चे का मुजस्मा है, ये यहाँ पे जो है ये हिरनी की शक्ल की तस्वीर है, और ये इस तरह की बातें। लेकिन बातें सारी कहलवाई नेतन्याहू से, लेकिन और उसके नतीजे में क्या उससे पैदा हो गया सारा, भी क्या करना है आगे। कल गैर मुतवक्को तौर पे, यानी 24 घंटों के अंदर अंदर नेतन्याहू की दोबारा तलबी हो गई वाइट हाउस, और नेतन्याहू की कोई 1 घंटा तकरीबन मुलाकात हुई, और ये मुलाकात ओवल ऑफिस में हुई। कल की मुलाकात ओवल ऑफिस में हुई। उसके बाद ना कोई बयान सामने आया, ना कोई उसमें, सिर्फ तस्वीर चंद जारी हुई जिसमें वो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुसाफा करते हुए, और एक तस्वीर जो है उसमें नायब सदर JD वांस बैठे हुए हैं, और ये ओवल ऑफिस में 3 शख्सियात मौजूद हैं। ना कोई स्टेटमेंट है, ना इसमें कोई बहुत ज़्यादा ट्रंप खड़े होकर मुसाफा कर रहे हैं उससे, और वो अपनी सीट पे बैठे हैं, वो खड़ा हुआ है, और नेतन्याहू और फिर सामने बिठाया हुआ है, और JD वांस साथ बैठे हुए। और 1 घंटे की जो मुलाकात है, इतलात ये हैं कि ये तल्ख मुलाकात थी, ये तल्ख मुलाकात थी, और इसमें नेतन्याहू से कुछ खुल के बात की गई है, कुछ मामलात उससे खुल के डिस्कस हुए हैं, उसको सारे हालात का बताया गया है। ये वो मुलाकात जो है, वो मुलाकात 1 घंटा जारी रही। इसका ना कोई इलामिया आया, ना इसके बाद कोई मीडिया से बात हुई। वो ब्लेयर हाउस जाके वहाँ पे नेतन्याहू ने एक वीडियो डाल दी कि हम जी बड़े जो है, मतलब एक ऐसी बेकार सी वीडियो कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और मैं अमेरिका में हूँ, और ये यूज़लेस। ना वाइट हाउस का इलामिया आया, ना इसराइल की गवर्नमेंट का इलामिया आया, ना मीडिया से किसी ने बात की, और ये मुलाकात तल्ख रही। और इस मुलाकात से फ़ौरन पहले एक और वफ्द वहाँ पर आया, और वो स्टीव विटकॉफ के साथ एक तवील मुलाकात वाइट हाउस के अंदर ही उसने की, और वो जो डेलीगेशन था उसकी वहाँ आमद का नेतन्याहू को पता नहीं था। उसको बाद में पता चला कि एक और डेलीगेशन में, मुझे तो अचानक बुलाया है, तलबी हो जाती है ना, वाशिंगटन घूम रहे हो तो आ जाओ, तो ये पहुँच, और ये बड़ा यूजुअल है कि 24 घंटों में किसी आदमी से दूसरी दफ़ा मुलाकात हो। अच्छा, अब वो जो डेलीगेशन स्टीव विटकॉफ से मिला और बाकी हुक्काम से मिला, जिसमें अब मुझे नहीं पता कि उसमें मार्को रूबियो उस मीटिंग में थे, स्टीव विटकॉफ के साथ तो लाजमी तौर पे मिला वो, और वाइट हाउस में मीटिंग हुई। वो कतर के आला हुक्काम थे, और कतर के आला हुक्काम जो हैं वो नेतन्याहू के आने से पहले पहले उनको ये इल्म था कि नेतन्याहू की आज तलबी हो रही है, तो उन्होंने स्टीव विटकॉफ से तफसीलन बात की, और फिर स्टीव विटकॉफ जो हैं वो मार्को रूबियो और ट्रंप तक उन्होंने बात की, और वो जो है वो उसके बाद वो सिक्योरिटी हुकाम नेतन्याहू के आने से पहले पहले वहाँ से कतर का डेलीगेशन वाइट हाउस से जा चुका था। उसके बाद ये मीटिंग शुरू हुई, और मीटिंग तल्ख थी। अच्छा, इसमें इसी दौरान ये हुआ कि स्टीव विटकॉफ ने ये एक बयान दे दिया। उसने कहा कि सारे जंग बंदी के तमाम जो मामलात थे, उन मामलात पे इसराइल का जो डेलीगेशन, इसराइल सरनगू हो गया, और मैं आज रात को कतर निकल रहा हूँ, फ्लैग कर रहा हूँ, यानी जो गुजरा दिन है, हम पहले 24 घंटों की बात करें तो कतर फ्लैग कर रहा हूँ। और स्टीव विटकॉफ का ये बयान आया कि तमाम जो 4 हम बात कर रहे थे ना कि 4 मामलात पे अटक गई हैं, 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें मामलात अटके। एक तो ये है कि गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन से को बिल्कुल आउट किया जाएगा। दूसरा ये है कि वो मुकम्मल सीज़फायर, परमानेंट सीज़फायर गारंटी कौन लेगा, क्या ये मुज़ाकरात जो हैं ये परमानेंट सीज़फायर की तरफ जाएंगे, क्या अमेरिकन गारंटी लेंगे नहीं लेंगे, ये सारी बातें, और क्या मुकम्मल विड्रॉल होगा, कैसे कैदियों का तबादला और रिहाई, और ये सारे मामला तय हो जाएंगे। तो ये सारे मामलात से
नेतन्याहू भाग गया। और एक मामले पे सिर्फ, अच्छा यहाँ जो दोहा में जो टीम थी वो तमाम मामला को तय कर चुकी थी, लेकिन वहाँ नेतन्याहू जो है उसको सिर्फ ये हुआ कि भाई मतलब है कि ये क्या हो गया अचानक। तो स्टीव विटकॉफ ने, मैं थर्ड स्लाइड कोट कर रहा हूँ जेरूशलम पोस्ट की, पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन बिटवीन इसराइल हमास सीज फायर ड्रॉप फ्रॉम 4 to 1। अच्छा, सारे मामला से इसराइल जो है वो दौड़ गया, दौड़ी लगाई, और जो है वो 4 से अब 1 मामला रह गया। अच्छा, पहले तो ये आए ना कि किन किन चीज़ों से वो चिकन आउट हुआ नेतन्याहू, किन किन चीज़ों से राह फरार इख्तियार कर ली नेतन्याहू ने, भाग गया वो। सबसे पहले तो गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, जिसको मगरबी मीडिया को और वहाँ के ज़राए अबलाग को एक सलाम कि उन्होंने ये पूरे स्कैंडल्स जो हैं, गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, ये जॉनी मोर, ये बोस्टन ग्लोबल और उसके लिंक CIA के साथ, कॉन्ट्रैक्टर्स, और किस तरह से वो प्लान कर रहे थे पूरा, और टोनी ब्लेयर का इंस्टीट्यूट कहाँ से घुस गया था बीच में, और किस तरह से वहाँ प्लानिंग हो रही थी कि मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ़ इलाके बनाए जाएंगे, बसाए जाएंगे, और वहाँ से फ़लस्तीनियों का कत्लेआम करके उनको बाहर लाया जाएगा। वो जो है वो गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन नामी तंजीम फारिग हो गई। लेकिन इसी दौरान जो है जब ये बात चली रही थी तो CNN ने एक और बम चलाया उधर से, और वो जो है उन्होंने कहा कि USAID, अब ये एक संगीन मामला हो गया कि USAID रिव्यू रेज क्रिटिकल कंसर्न्स ओवर गज़ा एड ग्रुप डेज बिफोर 30 मिलियन US ग्रांट। अच्छा, यानी अब इसमें ये स्टोरी ये बताती है, पहले तो मुख्तसर तौर पे इसको समझ लेते हैं क्या है। वो कहते हैं 14 सफ़े का डॉक्यूमेंट है, CNN को मिला है, और उसमें जो है ये पता चलता है कि जब गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन जो है, जिसको अमेरिका ही बैक कर रहा था वो, और जो ये खाना वहाँ पहुँचाने के लिए जो बड़ी एक्टिव हो रही थी बीच में, तो जो USAID थी उन्होंने उनको सवालनामा भेजा कि भाई आप हमसे पैसे मांगने आए हैं, कोई नई तंजीम आपकी बनी है, USAID का पैसे हैं, तो इन सवालों का जवाब दें हमें, ताकि उसमें पता चले कि भाई उसमें आपकी कोई स्क्रूटनी है, आपका कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, आपके कोई बैंक अकाउंट, कौन से लोग हैं आप। उन्होंने किसी सवाल का जवाब ही नहीं दिया USAID को, और उन्होंने USAID को किसी सवाल का जवाब ही नहीं दिया। ये 14 सफ़ों की डॉक्यूमेंट CNN के पास पहुंच गई हुई है। वो कहते हैं गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने किसी सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि हमारे ऊपर 4 लोगों का दबाव आ गया कि इनको $30 मिलियन जो हैं वो फौरी तौर पे जारी किए जाएं। अच्छा, अब $30 मिलियन किन किन शख्सियात का नाम आ गया बकौल CNN की स्टोरी के। वो कहते हैं एक तो आ गया केनेथ जैक्सन, 4 लोगों का नाम आ रहा है, केनेथ जैक्सन, जेरमी लेविन। अच्छा, ये केनेथ जैक्सन और जेरमी लेविन, और इनके साथ आ गया नाम जनाब मार्को रूबियो का, जो कि सेक्रेटरी खारजा है NSA अमेरिका के, CNN के मुताबिक। वो कहते हैं कि इंस्टेड Secretary of State Marco Rubio and the top political appointee for foreign assistance Jeremy Levin pressured for the approval of US funding to be fast track the two sources said। उन्होंने कहा पैसा जल्दी दो इनको, किनको, वो USAID वाले कह रहे हैं कि भाई हमने तो अभी स्क्रूटिनी नहीं, उन्होंने कहा नहीं फ़ौरन दो। और ये जो है ये स्टाफ ने जिनको बरतरफ किया गया है वो उन्होंने ये गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के ऊपर रेस किया। अब जेरमी लेविन जो है, अभी मैं आता हूँ उधर जेरमी लेविन के ऊपर, मैं इसका भी बताता हूँ आपको, और केनेथ जैक्सन को बताऊँ। अजीब एक स्यापा पड़ा हुआ है इस वक्त वहाँ पे अमेरिका में, क्योंकि ये गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन पड़ गई ट्रंप के ऊपर। अच्छा, अब उसके बाद एक और डॉक्यूमेंट उनको मिल गई। वो कहते हैं भाई ये जो 30 मिलियन अवार्ड था, इसको कुछ टास्क तो पता चले, कुछ ये तो नहीं। वो 12 उन्होंने कहा नहीं, फ़ौरन जारी करो, फ़ौरन जारी करो। और द स्विफ्ट अप्रूवल ऑफ द फंडिंग, दूसरा पैराग्राफ देखें अगर स्टोरी का, तो गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन कम्स
Mounting internal pressure against the group's militarized operation, which relies on armed American security contractors working in coordination with the Israeli defense forces. CNN की स्टोरी है, ब्रेक कर रहा है CNN, हम भी CNN को कोट कर रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद जो है जनाब ये मामला चलता गया, इसमें दो नाम आ गए, उन्होंने खैर वजाहत की कि जी अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, 240 NGOs ने कहा कि इसकी फंडिंग बंद की जाए, गजा ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन की 240 आलमी फाउंडेशन ने। लेकिन वो कहते हैं इंटरनल रिव्यू ने ये भी बताया कि एप्लीकेशन भी गायब हो गई है, मिसिंग एटलीस्ट 9 एलिमेंट्स उसमें एप्लीकेशन में से गायब थे ही नहीं, और अवार्ड अप्रूव हो गया 30 मिलियन का। डिपार्टमेंट स्टेट ने अनाउंस कर दिया 26 जून को, और साथ ही जो इसराइल में अमेरिका के सफ़ीर हैं हकीबी, उन्होंने ये लिखा, ट्वीट किया कि आफ्टर मॉनिटरिंग द सक्सेस ऑफ गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन द डिपार्टमेंट स्टेट अनाउंस 30 मिलियन ग्रांट। अभी ये 1 महीना भी नहीं हुआ इस बात को ना, ये 30 जून की बात है। ऑन जून 26 ये गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन क्रिटिकल ऑपरेशन जारी रखेगी, एक्सपेंड करेगी। हकीबी ने रोट किया। हकीबी जो है ये अमेरिका के सफ़ीर हैं जो काफ़ी करीब नेतन्याहू के। अब इनके ऊपर वो CNN ने स्टोरी देती है, उनके डॉक्यूमेंट भी लग गई। अब इसमें जो केनेथ जैक्सन है जी, ये केनेथ जैक्सन जो है ये वो हैं जो केनेथ जैक्सन ये केनेथ जैक्सन और जर्मी लेविन तो ये जो है ये तो बड़े छोटे उम्र के, 27-28 साल इनकी उम्र है, लेकिन इन दोनों को जर्मी लेविन और जो केनेथ जैक्सन है इनको तो इलॉन मस्क लेकर आए थे, और ये उनके जो DOG प्रोजेक्ट था उसमें उनके दस्ते राज थे, वो लेकर आए थे DOG में। बल्कि इसमें ये जो स्याफाम हैं इसमें केनेथ जैक्सन, ये USIP के जो उनका USIP जो बड़ा एक थिंक टैंक है जो कि स्टेट डिपार्टमेंट के अंडर काम करता है, उसका सदर भी बना दिया था इनको, केनेथ को। अब केनेथ जैक्सन बाकायदा उस वक्त ये मारामारी हुई थी जब ये अटैक हुआ था ना, इस पे दफ्तर बंद कर दिया था USIP वालों ने, ये गए थे खूब जनाब, वहाँ मार कुटाई हुई थी, वो दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा नहीं खुल रहा, वो एक हंगामा, वो छापा मारा था इन्होंने DOG की तरफ से। अब ये ट्रम्प की टीम में वो लोग जो कि इलॉन मस्क के साथ क्योंकि दोस्ती वो रह गए, इलॉन मस्क ने जाता था वो लोग छोड़, इलॉन मस्क ने पार्टी बना ली। अब वो लोग जो हैं वो जनाब, अगर आप उन लोगों को देखें तो वो लोग मौजूद थे, और उन लोगों ने ये सारा प्लान बनाया बैठ के। इलॉन मस्क दूर बैठे हैं, वो कहे मुझे क्या पता, वो देखें ना एक्स के ऊपर, बल्कि उनका जो ये एक्स है उसमें कोई ग्रॉक में गड़बड़ ऐसी पैदा हो गई है कि वो हिटलर को हीरो शो कर रहा है, उसको मशीन को ठीक किया जा रहा है, उसमें डेटा वेटा कोई हेलुसिनेशंस हो रही हैं ऊपर नीचे, वो कह रहा है हिटलर एक हीरो था, हिटलर एक अजीम आदमी था, उसको मशीनें ठीक कर रही हैं कि ये क्या चक्कर हो गया, ये वो गार्बेज आउट में गार्बेज नहीं रह गया, कहीं वो डेटा जो है वो सारी हेलुसिनेट हो गया और पता नहीं खुदा जाने मशीन्स कहाँ फंस गई जाके बाहर। अच्छा, अब तो ये आ गई जनाब रिपोर्ट। अच्छा, गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन तो इतनी बदनाम हो चुकी ना, यानी आप देखें कि कत्ले आम के लिए अमेरिकन डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स उनके साथ जो है वो मिल रहे हैं, टोनी ब्लेयर पे उसके साथ, लेकिन मार्को रूबियो का नाम आ गया कि मार्को रूबियो फंडिंग में प्रेशर कर रहे थे। अभी तक तो नीचे चल रहा था ना सारा, वो CNN ने मार्को रूबियो पे डाल दिया सीधा, वो मार्को रूबियो NSA भी हैं। अभी रिपोर्ट आ गई, अब वो अच्छा रिपोर्ट उनके हाथ में 14 सफ़े उनके पास हैं, तो अब बालियाँ दें, बुरा कहें अच्छा कहें, वो फाइनेंशियल टाइम्स के पास उनकी रिपोर्ट है, CNN के उनकी रिपोर्ट है, राइटर्स के पास अपनी रिपोर्ट है, सारी दुनिया की अपनी रिपोर्ट है, सब मीडिया लेके घूम रहे हैं रिपोर्ट्स, ओरिजिनल पेपर्स। वो USAID वालों ने और बाकी लोगों ने पेपर्स उनके दे दिए, गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन। अब एक बड़ा मसला, तो सबसे पहले तो इन्होंने कहा ये मट्टी पाओ गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन वालों को, तो इनको तो फेंको ना उठा के कचरे में, अंडर द बस। उन्होंने कहा आप जानते हो, उन्होंने कहा मैं तो नहीं जानता, आप जानते हो मैं नहीं जानता। तो एक नुक्ता तो वहाँ से निकल गया कि गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन इमदाद नहीं देगी, अक़वाम मुत्तहिदा दिया करेगी जंगबंदी के बाद, और हिलाल अमर दिया करेगी। गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को भूल जाएं, उस साइड पे वो गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन वाले चीख रहे हैं हमें बचाओ हमें बचाओ, फेंक दिया उठा के साइड पे, अंडर द बस। एक मामला ये हो गया। दूसरा मामला ये हो गया कि ये भी तय हो गया, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया, स्टीव विटकॉफ की तरफ से बात हो गई
कि जंग बंदी के दौरान अगर ये जंग बंदी, अब देखें वहाँ नेतन्याहू फंस गया, वाशिंगटन वापस नहीं आ सकता ना, ऐलान होगा तो वापस आएगा ना, तो वापस आके जूते खाने हैं क्या उधर से भी और इधर से भी? तो अब तो कोई ऐलान होगा तो वापस आएगा। फ्लाइट कैंसिल करवाइए रात को स्टीव वित्कॉफ ने इसकी हठधर्मी की वजह से। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि वो दूसरी बात ये कि जंगबंदी होगी वो मुस्तकिल होगी, और मुस्तकिल जंगबंदी के दौरान किसी किस्म की जो है वो शरारत इसराइल की फ़ौज नहीं करेगी, और इसराइल की फ़ौज शरारत करेगी, कुछ भी करेगी, ग्राउंड ऑफेंसिव जैसे पहले हुआ था, आगे हुआ था, दाएँ हुआ था, ये दोबारा नहीं होगा। एक मामला जो है वो अब तो उससे भी वो भी हो गया कि जंगबंदी कंप्लीट होगी, वो जो कैदियों का भी तय हो गया कि जी उधर से रमाली रहे होंगे, इधर से कैदी रहे होंगे, इसको एक ही फेज़ में करना है, क्या करना है। प्रेसिडेंट ट्रंप अब जो है कि इसको एक ही जल्दी ख़त्म, इसको एक ही में सारे को निपटाओ, बस सीज़फायर का ऐलान करो, जल्दी करो। लेकिन ये कि अब इसको वे आउट कैसे हो, अचानक हो, मतलब प्रेसिडेंट ट्रंप भी तो मतलब, क्योंकि आज एक और मसला है वहाँ पे, आज उन्होंने टाइम दिया हुआ है अफ्रीका के रहनुमाओं को, 5 मुल्कों के रहनुमा ट्रंप से मिलने आ रहे हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप शो करना है उन्होंने कि मैं अफ्रीका में भी इन हूँ। तो वो गैबोन के और ये पापा न्यू गिनी और ये जो हैं ये उसमें लाइबेरिया और 5 मुल्कों के अफ्रीका के जो हैं वो वहाँ पे रहनुमा आज से लेके US अफ्रीकन समिट हो रही है, मिनी समिट है, सारा अफ्रीका तो नहीं है, लेकिन 5 मुल्कों के सरबराहान को बुलाया उन्होंने, वो शो कर रहे हैं ज़ाहिर है कि अफ्रीका में अमेरिका इन्वॉल्व है। इनमें से कई मुल्क ऐसे हैं जो चाइना के साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन यह है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप उनको बात करेंगे। और सबसे बड़ी US एड का जो नुकसान है वो अफ्रीका को हुआ है, तो वो देखते हैं कि अफ्रीका के रहनुमाओं से क्या प्रेसिडेंट ट्रंप बात करते हैं। लेकिन कमिंग बैक टू, उस खाने में भी शायद नेतन्याहू पहुंच जाए, क्योंकि नेतन्याहू जो है वो शायद मेरे ख्याल से वहाँ पे वो किसी एक मुल्क से जो है वो मौरितानिया से, मेरे ख्याल से 2010 में मौरितानिया ने अपने ताल्लुकात ख़त्म कर लिए थे, उनके ताल्लुकात थे इसराइल के साथ, तो मौरितानिया से वो चाह रहा है कि मैं जंगबंदी करूँ तो मेरे ताल्लुकात बहाल हो जाएं और ये सारे हो जाएं, तो उसको भी खाने में शायद बुला लें। लेकिन जो कल हुआ है मैं पहले उसे कंप्लीट करूँ, तो वो भी वो ख़त्म हो गया मामला, ये भी हो गया, वो भी हो गया सारा। उसके बाद जनाब वो एक और शख्सियत जो है उसका नाम है शाहर सिगाल, मैं अगर सही तरह से प्रोनाउंस करूँ। ये जो है ये मौसूफ रेस्टोरेंट चलाते हैं, और इन्होंने पेमेंट करके ठेका ले लिया हुआ था कि यहाँ पर जब ये तकसीम करके लोगों को यहाँ पर मुख्तलिफ यहाँ पे रिवेरिया बनेगा, तो यहाँ जो रेस्टोरेंट्स होंगे वो मेरे होंगे। तो एक रेस्टोरेंट जो है वो उसको जो है वो शाहर सिगाल को उसका ठेका वेका मिल गया उसको, तो वो उधर बैठा। अब उसका भी ठेका गया बीच में। अच्छा, पूरा का पूरा प्लान ही किया ना, पैसे पकड़े हुए लोगों ने बीच में लोगों ने पैसे, असल मसला है पैसे पकड़े हुए ना मिलियंस के हिसाब से। तो ये तो सारा का सारा, वो कहता हूँ अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर, तो सारा का सारा प्रेम ही। अब ये हुआ कि वो जनाब वो उधर से उसका वो कैंसिल हुआ, उसने शोर किया, तो जनाब उसके रेस्टोरेंट्स के ऊपर अटैक हो गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मेलबोर्न में। वहाँ पे एक सिनेगॉग के ऊपर भी अटैक कर दिया लोगों ने, जो कि गलत है, बहुत गलत है, और साथ ही इसके रेस्टोरेंट भी तोड़ दिए। क्या चाहिए आदमी है। अच्छा, और वहाँ पर जो हंगामे हुए, तो अच्छा ये आप ध्यान में रखें, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिस दिन इसको तरह 13 को हम देखें ना, जिस दिन ये $30 मिलियन, अभी $30 मिलियन का स्टार्ट हो गया है कि ये कैसे इशू हो गया, $30 मिलियन जबकि अप्रूवल नहीं था। और ये CNN कह रहा है कि ये पूरा स्टेट डिपार्टमेंट हाईएस्ट लेवल पे एक स्कैंडल आ गया। अब गार्डियन इसमें 13 को लिखें, US टू गिव 30 मिलियन, उसी दिन गार्डियन ने कहा था, 30 स्लाइड देखें, 30 मिलियन टू गजा ह्यूमैनिटेरियन फंड डिस्पाइट वायलेंट एंड कैओटिक रोल ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन उससे ज़्यादा खौफनाक बयान एक और मुल्क का आया था, क्योंकि उस वक्त तक ट्रंप जो है वो नेटो से और इनको डंप करके बैठे हुए थे कि कौन सा बरतानिया और कौन सा यूरोप, और मैं तो जानता ही नहीं यूक्रेन को, ये तो एक मुल्क ने सरकारी तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा में इस गजा ह्यूमैनिटेरियन, उनको भी नहीं पता था कि इसमें टोनी ब्लेयर ने आना है, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर कर दी। अब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ 14th आलमी स्यापा जो पड़ता है ना, बड़ा कमाल का पड़ता है। ये 14 स्लाइड यूके गवर्नमेंट ने उसी दिन 30th को ही अक़वाम मुत्तहिदा में ये सवाल उठा दिया कि गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ऑपरेशंस आर लीडिंग टू मैस कैजुअल्टीज, यूके स्टेटमेंट एट द UN सिक्योरिटी काउंसिल।
अब उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल में 30 जून को ही ये तकरीर कर दी। 30 जून को उनको क्या पता था कि इसमें हमारी लेबर पार्टी और लेबर पार्टी का जो पिछला वजीर आजम था वो टोनी ब्लेयर था, और उसमें केयर स्टेमर भी हैं, उसके टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट के मेंबर हैं, तो टोनी ब्लेयर का नाम भी आ जाएगा। अच्छा, वो जनाब यूके ने जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में कह दिया कि ये तो गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, ये तो कातिल हैं, खूनी है, ये है, फलाना है। उसके बाद क्या हुआ कि अच्छा, जब ये पैसे दिए जा रहे थे इनको 30 मिलियन, तो उस जमाने उन दिनों में ये पाकिस्तान भारत की कशीदगी, जब में NBC को कोट करते हैं, लेकिन हमने मेरे ख्याल से कब किसी भी एक दिन भी मेरे ख्याल है पिछले सालों में जब से ये जहरीत शुरू हुई हमने गज़ा को मिस नहीं किया किसी दिन भी, तो ये उस दिन भी किया, दोबारा हम इसको रिपीट करते हैं। 15 हेड ऑफ कॉन्ट्रोवर्शियल गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन रिफ्यूज टू रिवील हु फंड्स इट। वो पैसे अचानक मिलकर 30 मिलियन डॉलर गायब हो गए हैं बीच में कहीं। 30 मिलियन तो पीनट्स हैं, इससे ज़्यादा गायब हुए हैं, क्योंकि होटल के भी तो ठेके दिए हुए थे ना। देखिए ना, होटल के भी तो ठेके। अब ये टाइम्स ऑफ इसराइली रेस्ट, ये जो साहर सैगल है 16, ये जो है वो फ्राइडे होटल तोड़ दिया, और उसने कहा कि मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन से उसका ताल्लुक ही नहीं है। और ये सिडनी के जो लॉयर्स हैं वो कह रहे हैं कि ये जो हैं ये एंटी जेनोसाइड हैं। अच्छा, लॉयर उनके साथ खड़े हो गए, मुजाहिरीन के साथ। अब ये अजीब रौला है, वहाँ पर भी तो लॉयर हैं, वो खड़े हो गए, उनकी बार कौंसल खड़ी हो गई, वो मेलबर्न के रेस्टोरेंट तोड़ा है पूरा उसका। वो कह रहे हैं कि एंटी जेनोसाइड के अगेंस्ट हुई, एंटी सेमेटिक नहीं। बहरहाल ये फटा चल रहा है वो। अच्छा, टॉर्च, एक सिनेगोग को भी आग लगाती, ये जुल्म जाती हो रही है। लेकिन मसला ये है कि अच्छा, फिर CBS न्यूज़ ने उस दिन, जिस दिन पैसे इशू हुए थे, उस दिन CBS न्यूज़ ने खबर दी, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंस 30 मिलियन इन फंडिंग फॉर गाजा एड ग्रुप। 12वीं स्लाइड है, ठीक है, कॉल द डेथ ट्रैप बाय यूनाइटेड नेशन। अब देखें ना, ये गले पड़ गया। अच्छा, गले किसके पड़ा है? मुसीबत ये है, ये तो गले पड़ा ना बाइडेन के, गले पड़ा किसी और के, गले पड़ा है प्रेसिडेंट ट्रंप के। स्कैंडल्स पे स्कैंडल, पेपर पे पेपर आते जा रहे हैं सामने। अब आप वहाँ पर कैसे कहेंगे कि सबको अरब ममालिक, बाकी लोग। इसी दौरान ईरान पर अटैक हुआ, इसी दौरान कल कतर की तरफ से बड़ा स्ट्रिक्ट मैसेज गया कि भाई, कतर अलग मिल रहा है ना, कतर तो अलग जाके मिला है। और सऊदी अरेबिया जो है उसका दौरा किया, बहुत इम्पोर्टेंट मरहले पे। जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं वो सऊदी अरेबिया पहुँचे, टर्की के वज़ीर ख़ारजा जैसे पाकिस्तान पहुँचे हुए थे। ये सारे मुल्क आपस में ये इतनी ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन, जो मैं कहता हूँ ना कि हम लोग इस वक्त अपने इंटरनल क्याओस से जल्दी निकलें। हमारे जो एयर चीफ हैं, एयर चीफ पहले अमेरिका का दौरा उन्होंने किया, और वहाँ पर उनके जो एयर चीफ हैं उनसे मुलाकात हुई है। उसके बाद चाइना का दौरा किया, चाइना के एयर चीफ से मुलाकात हुई है, और फिर उसके बाद तो पाकिस्तान है, और आज उनकी टर्की की। तो देखें, हम जो है वो बिल्कुल, मेरा आपसे ना, डिफेंस की साइड पे और डिप्लोमेटिक साइड पे बिल्कुल ये जो इंटरनल क्याओस है ना, जिसमें लोगों के लिए प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, इसको अब ठीक करना ज़रूरी है। बहरहाल एनीवे, अब आप चले जाएँ दोबारा कि वो उसके साथ वो जनाब सऊदी अरेबिया का दौरा किया ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने। और एक तो यह है कि वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई वली अहद और वज़ीर आज़म MBS से, और दूसरी उनकी अहम मुलाकात हुई सऊदी अरेबिया के वज़ीर दिफा से, जो पिछले दिनों अमेरिका में थे। सही। और सारे नोट्स एक्सचेंज हुए। और मैं आपको ये बताऊं कि जब ये मामला तनाव की तरफ जा रहा था ना, तो सऊदी अरेबिया ने एक बड़ी सख्त वार्निंग इशू की थी। और यहाँ पे मैं फिर याद दिला रहा हूँ, ये 39 तेहरान टाइम्स, सऊदी अरेबिया वार्न्स इसराइल को इज़ ट्राइंग टू ड्रैग US इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद तेहरान एंड कॉल टू पोजीशन। उस वक्त फ़ोन किया था, ये फ़ोन किया था 14 जून को, 14 जून को टेलीफोन पर बात हुई थी MBS की, और उन्होंने इसराइल को वार्न किया था कि अमेरिका को दरमियान में ना खींचो, लेकिन अमेरिका आ गया। तो अब जाहिर है कि सऊदी अरेबिया, हर मुल्क, मैंने कहा ना कि अपने हिसाब से वो इस वक्त जो है वो सब अपने अपने मामला तय कर रहे हैं, अपने मामला सारे। और आज 2 वीडियोस जो हैं, एक वीडियो तो आज ख़ास तौर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा भी गज़ा का भी मैं आपको बताता हूँ, गज़ा का एक इशू, बल्कि जिस नुक्ते पे मामला रुका हुआ है ना, उसको डिस्कस कर लेता हूँ। किस पे रुका हुआ है? मुराग कॉरिडोर है ये। अगर गज़ा का नक्शा देखें ना, तो गज़ा के अंदर इसने अप्रैल में नेतन्याहू ने
एक तो पहले वहाँ पे निज़रिम कॉरिडोर बनाया हुआ था ना, सेकंड मैप को देख लें या हम इसको फर्स्ट को देख लेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ नज़र आ जाएगा। तो पहले तो इसने किया हुआ था ना कि इसने गज़ा को दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ था। एक ये था कि शुमाल से जनूब की तरफ लोग नहीं आ सकते, शुमाली गज़ा और गज़ा सिटी से लोग जनूबी गज़ा में नहीं आ सकते, पहले तो ये था। फिर इसने क्या किया कि अप्रैल में इसने गज़ा को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक बीच में मुराग कॉरिडोर बना दिया इसने, यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस खड़ी कर दी और रफा को अलग कर दिया। यानी अब गजा को 3 हिस्सों में तकसीम, ये वो तो इनका तो प्लान कुछ और था ना, ये तो प्लान ही कुछ और करने जा रहे थे। अब प्लान ये तो सारा का सारा बेड़ा गर्क हो गया ना सारा। अब हुआ ये कि इनके 3 हिस्सों में प्लान था। एक ये था कि निज़रिम कॉरिडोर से ये गजा सिटी और नॉर्थ जो गजा है वो अलग हो जाए, दरमियान में जो है वो एक गजा का इलाका रहे जिसमें ये खान यूनस हो, और रफा को बिल्कुल अलग कर दें और दरमियान में ये मोराक कॉरिडोर बना दें। अच्छा, एक और कॉरिडोर भी है, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर, यानी आप समझिए फिलाडेल्फिया कॉरिडोर जो बिल्कुल साउथ में बैठे हुए हैं आके, जहाँ पर ये इजिप्ट कहता है कि यहाँ से निकलो, वो कहते हैं हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। लेकिन ये मोराक कॉरिडोर अप्रैल में इन्होंने बना दिया दरमियान में, यानी गजा को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 3 हिस्से जो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते। ये मोराक कॉरिडोर जो है ये यहाँ से 2005 में इसराइल की फौज यहाँ से निकली थी, मोराक कॉरिडोर, मोराक के इलाके से। ये मोराक के इलाके में इसराइल की फौज बैठी हुई थी और यहाँ से निकली थी। और यहाँ से यहाँ पे एक बहुत जज्बाती लगाव है मुत्तहिदा अरब अमारात का, यूएई का। और वो जज्बाती लगाव जो है वो इसलिए है कि जब यहाँ से इसराइली फौज निकली तो वहाँ पर मुत्तहिदा अरब अमारात के ने जो है वो की तरफ से ये ऐलान हुआ शेख खलीफा सिटी बनाने का रफ़ा में। और ये जो मोराक का इलाका है, इस यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम एक, अच्छा लोग फ़लस्तीन के बड़े उस वक्त उन्होंने कहा कि मतलब बड़ी यूएई इन्वेस्टमेंट के साथ उन्होंने कहा मोराक के इलाके में बिल्कुल हम एक खूबसूरत यहाँ पे जगह तामीर करेंगे और उसको, और मैं यहाँ पे 2006 का खलीज टाइम्स कोट कर रहा हूँ, 4th MOU ऑन शेख खलीफा सिटी इन रफ़ा टू बी इन टुडे। तो ये 2006 में रफ़ा के इलाके में, जिस इलाके में ये बनना था वो इलाका जो है उसके साथ जज्बाती लगाव है। किसका जज्बाती लगाव है? यूएई का। ये मोराक कॉरिडोर में इनकी फ़ौज बैठ गई आके। अच्छा, यूएई में अब आपको पता नहीं, ये उनके नज़दीक ये बहुत ज़्यादा, आप समझें कि एक होता है ना कि एक इलाका किसी से, मतलब लोग अब भी याद करते हैं कि ये जो है ना ये यूएई ने वहाँ पे, यूएई अभी भी बहुत उनकी जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं फ़लस्तीनी और ये सारे। लेकिन वो उस वक्त जो उनके जो शेख खलीफा हैं उन्होंने वहाँ पे सिटी बनाने का ऐलान किया था। और ये जो है ये इनके लिए बड़ा एक जज्बाती मामला है कि ये मोराक के अंदर जो है ये किस तरह से, अगर हमारे पास उस ज़माने का गल्फ़ टाइम्स में मैं आज देख रहा था, बहरहाल वो हमें मिलते पे, लेकिन वो ये मोराक का इलाका, ये 30 सेकंड मैंने गल्फ़ न्यूज़ निकाला, 30 सेकंड अगर हम दिखाएं, खलीफा सिटी टू बी बिल्ट इन मोराक, ये है 21 अगस्त 2005 का गल्फ़ न्यूज़। महमूद अब्बास जो है उन्होंने अनाउंस किया 3000 नए घर बनाए जाएंगे वहाँ पे ग्राउंड्स ऑफ द ज्यूइश कॉलोनी। चूँकि इसराइल की फ़ौज वहाँ से निकल गई है तो इसलिए वहाँ पे जो है खलीफा सिटी बनाई जाएगी। और साथ ही उनके गज़ा के लोगों को उन्होंने ये नक्शा पेश किया था कि खलीफा सिटी इस तरह से होगी। मोर अब ये तो सिटी खाक बननी थी, वहाँ पर तो बर्बादी आ गई ना। लेकिन ये प्लान, ये जगह यूएई की तरफ से यहाँ पर, अब यहाँ वो बैठ गए जाके इसराइल की, वो कह रहे हैं मोराक कॉरिडोर से निकलना नहीं है। अब जनाब ये फंस गया मामला कि 3 नुक्ते, अच्छा इन 3 से असल में कोई फेवर नहीं, ये हुआ इस तरह से एक्सपोज हो गए हैं लोग। देखें ना, वो गज़ा फाउंडेशन उधर ऐसी तैसी हो गई, वो उधर वो कह रहे हैं, स्टीव वित्कॉफ कह रहे हैं कि 3 से हम 1 पर आ गए। एक क्या है? मोराक कॉरिडोर। ओ भाई, मोराक कॉरिडोर तो कोई इशू ही नहीं है। भाई मोराक कॉरिडोर से हटना जो है वो कौन सा इशू है? अब देखिए ना, ये मोराक कॉरिडोर जो है, ये टाइम्स ऑफ इसराइल, मेन स्टिकिंग पॉइंट इन गज़ा, 5th इन गज़ा सीज़फायर इज आइडिया विड्रॉल फ्रॉम मोराक कॉरिडोर। ओ भाई, मोराक कॉरिडोर क्या कर रहे हैं? जब गज़ा फाउंडेशन चली गई, जब इसराइल की फ़ौज ने विड्रॉ करना है, जब सीज़ फायर पे एग्री कर गए, जब ट्रंप जो है उन्होंने कंप्लीट सीज़ फायर का ऐलान कर दिया, सारे पॉइंट पे जब एग्री कर गए तो मोराक कॉरिडोर का चार्ट डालना है वहाँ पे।
मोराक कॉरिडोर पे बैठी रहेगी फौजी मारे, हमास के लोग सारे मौजूद हैं, पूरे अरब मुल्क सारे देख रहे हैं, और मोराक कॉरिडोर जिसपे यूएई बहुत सेंसिटिव है। तो ये इस वक्त जो है ना ये फंस गए जनाब मौसूफ। ये अच्छा ये 6 जब इन्होंने कैप्चर किया था ना, इस ब्रेक पे जाते हैं, IDF सेज कि इट हैज कैप्चर्ड गज़ाज़ मोराक कॉरिडोर कटिंग रफा फ्रॉम खान यूनुस। बिल्कुल 3 हिस्सों में इसको काटने के लिए इन्होंने ये बनाया था। तो मोराक कॉरिडोर से तो इनके अच्छे भी निकलेंगे। अब मसला ये कि सारी बातें तय हो गई, गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन भी तय हो गई, सीज फायर भी तय हो गया, परमानेंट होगी वो भी तय हो गया, लोगों ने भी रिहा होना वो भी तय हो गया। अब स्टीव विटकॉफ वो क्या कह रहे हैं गरीब कि एक मोराक कॉरिडोर रह गए। ओ भाई सारी, और इसलिए कि उनके अपने नाम सबके आ गए। अभी इतना एम्बैरेसिंग है कि नेतन्याहू वहां से वापस आएगा तो कैसे आएगा, और ट्रंप इसमें से निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे। ब्रेक के बाद आपसे डिस्कस कर लेते हैं। कोई रास्ता तो होगा ना निकलने का। जी नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब क्या जंग बंदी मुआहदे के बहुत करीब है? जी हो चुका था मुआहदा, तो ये और ये प्रेशर में हो रहा है, इसमें कोई एहसान नहीं हो रहा किसी पे। असल इशू ये है कि ये इन लोगों का क्या बनेगा, जो कि नेतन्याहू का क्या बनेगा। और इसमें बाइडेन इंतजामिया तो दौड़ गई बीच में, हालांकि वो कत्ले आम में उनके सारे लोग शरीक थे, लेकिन दरमियान में वो तो चले गए। अब ट्रंप आए और ट्रंप ने आके कहा कि मैं तो इसको ख़त्म करवाऊंगा। इलॉन मस्क से लड़ाई हो गई, उसकी टीम फंस गई बीच में, साथ ही वो जो है बरतानिया, अब पहली दफ़ा हाई ऑफिशियल्स का नाम आना शुरू हो गया है अमेरिका को, CNN के पास, और अब ये वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स और बार बार वो स्टाफ। इसीलिए आप कल की मीटिंग में आप देखें स्टेट डिपार्टमेंट आपको नज़र नहीं आ रहा, आपको वाइस प्रेसिडेंट नज़र आ रहे हैं वहाँ बैठे हुए, और साथ आपको जो है वो स्टीव विटकॉफ नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये इस तरह तो चल नहीं सकता। $30 मिलियन कहाँ। अच्छा एक और वहाँ पे ईयाल शानी, ये बड़ा ज़बरदस्त जो है ना, ये कोई शेफ़ है, इसने भी पैसे पकड़ लिए। इसने कहा एक हिस्से में सारे मैं रेस्टोरेंट बनाऊंगा, वहाँ नाच गाना भी होगा, वहाँ पता नहीं क्या कुछ होगा। उसने पैसे पकड़ लिए। ये 23rd ये स्टार शेफ इसने पकड़ लिए पैसे, और इसने कहा कि ये भी गज़ा बॉर्डर 23rd उसके नज़दीक मैं भी रेस्टोरेंट खोलूँगा। उन्होंने कहा अच्छा तू भी ठेका ले ले भाई। ये जनाब पता नहीं कहाँ से इसको ढूंढा और ये सारा आया। इसका भी अब मैं 21st देखें, इसके रेस्टोरेंट को तोड़ दिया, ये भी दौड़ गया वहाँ से। ये कह रहा है मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं गज़ा से, मैं तो ऐसे ही जा रहा था, इसके अटैक कर दिया, इसका भी होटल तोड़ दिया। अच्छा ईयाल शानी का अब मसला ये है कि गलत हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ वो लोग उनके साथ तय हो गए थे मामलात के आखिरी लम्हात पे जो है ना, कुछ ऐसी तब्दीली आई है कुदरत की तरफ से कि इनके सारे मंसूबे खाक में मिल गए। अब सवाल ये कि व्हाट नेक्स्ट। अभी मोराक कॉरिडोर को लेकर बैठ गए, वो यूएई के लिए इंतहाई सेंसिटिव है। अच्छा इसी दौरान जो है वो हुतीज़ ने एक वीडियो जारी कर दी है, और वीडियो उन्होंने पूरा जनाब वो एक ऐसी सनसनीखेज वीडियो है जिसमें वो जिस जहाज़ पे अटैक हुआ था, अगर हम इसको दिखा सकें बड़ी स्क्रीन पे, पूरे अटैक वो करके वो डूबता हुआ जहाज़ जो है, वो जहाज़ डूबा किस तरह से है, ठीक है। तो उसको इन्होंने मैजिक सीज जहाज़ के डूबने के कब्जे के बाद, और डूबने के बाद अगर आप इसको देखें, इन्होंने ये ड्रोन कैमरों से वीडियो शूट की है। इसको अगर थोड़ा सा बड़ा करके देखिए, ड्रोन कैमरों से शूट की है, और फिर ये जूम इन जूम आउट, और फिर उसके बाद आप इसकी एडिटिंग देखें, और फिर जहाज़ पे धमाके देखें, और फिर जहाज़ डूबता हुआ देखें, कैसे जहाज़ कैसे डूब रहा है। यानी ये वीडियो जो है ये हुती जारी कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये हमने इस तरह ये किया है। और कहाँ पर हो रहा है? रेड सी के अंदर, जहाँ पर आपने एक हफ्ते से या पता नहीं कई सालों से वो उनकी बंदरगाहों को तबाह कर करके हुतीज़ ने आगे से ये वीडियो रिलीज़ की। एक पूरी ड्रामेटिक वीडियो है, ये आपको देख के लगेगा जैसे कोई किसी मूवी की वीडियो है। और फिर ये जहाज़ जो है जब इस पर एंटर हो गए, फिर धमाके हो रहे हैं, फिर ये जहाज़ डूब रहा है, फिर इसको डूबते इसको साथ म्यूज़िक, इनके गाने, इनके ये नारे और वो सारे वो इन्होंने वो जारी कर दिए। जहाज़ डूब गया पूरा का पूरा, फिर धमाके, और उसके बाद ये जहाज़ जो है ये डूबा, ठीक है। ये इन्होंने जारी कर दिया है कि ये जहाँ पर जो जहाज़ आएगा बहरे अमर में, उसके साथ ये होगा। ये जहाज़ गया, पूरा का पूरा जहाज़ पानी के अंदर गया। अच्छा अब ये तो सूरत हाल बनी हुई है ये बहरे अमर की। अभी अब ये वीडियोज़ देखें,
ये बहर अहमर है, ये बिल्कुल अरेबियन सी हमसे बहुत दूर नहीं है, ये बहुत दूर नहीं है इलाके। अच्छा, अब दूसरी लेकिन जो बहुत मुझे ज़ाती तौर पे और खुशी हुई है, एक और वीडियो मैसेज की, एक और शख्सियत का वीडियो मैसेज आया, और ये तकरीबन 27 साल के बाद आया है। 27 साल के बाद एक शख्स को लोगों ने देखा है, और मैं ज़ाती तौर पे इसको बहुत एक तारीख़ी वाक़या समझता हूँ। और ये वीडियो मैसेज जो है, ये जिस शख्सियत का आज आया है उसका नाम है अब्दुल्ला ओगलान। अब्दुल्ला ओगलान ने, और इसके लिए तुर्किया के सदर रजब तय्यब एर्दोगन को, उनकी तमाम कौम को और कुर्दों को भी, सबको, क्योंकि कुर्द भी हिस्सा बन गए अब इसका पूरे पॉलिटिकल सिस्टम का, तकरीबन 27 सालों के बाद वो जो इमरी जेल का जो इलाका पहले भी हम बात कर चुके हैं, वहाँ पर ये अब्दुल्ला ओगलान जो गिरफ्तार किया था, कीनिया से ले गए थे, फिर जजीरे में रखा, उसने वीडियो मैसेज जारी किया और अपने तमाम लोगों से कहा है कि वो हथियार डाल दें वीडियो मैसेज में, और हम जो हैं वो बाकायदा, इस 27 साल के बाद लोगों ने देखा है अब्दुल्ला ओगलान को। इससे पहले वो जो तस्वीर आपने देखा ना पुरानी आती हैं, यंग सा बैठा अब्दुल्ला ओगलान, ये अब्दुल्ला ओगलान दरमियान में अब ऐसा है, अब ये 76 साल का के ये अब्दुल्ला ओगलान हो चुके हैं। और जब इनकी पुरानी तस्वीर हैं तो वो इनकी जवानी की तस्वीरें, तो बहुत से लोग तो इनके पहचाने ही नहीं कि ये अब्दुल्ला ओगलान है। फिर अब्दुल्ला ओगलान जो है ये दरमियान में इन्होंने फिर वीडियो मैसेज दिया, इन्होंने बात की, और इन्होंने कहा कि ये साथ जब ये अरेस्ट हुए थे तो ऐसे थे, अरेस्ट होने के बाद उस वक्त ऐसे थे, और अब जब वीडियो जारी हुई है 26-27 साल के बाद तो ये इस तरह से हो चुके हैं। इनको अगवा जब किया गया था तो ये जवान थे। अब जनाब इनकी जो वीडियो आ जाई है तो उसमें इन्होंने कहा है, तो जुम्मे के दिन गालिबन या जुमेरात या जुम्मे को एक छोटी सी तकरीब होगी। वो तकरीब हो सकता है तुर्किया में हो जाए अलामती तौर पे, वो तकरीब हो सकता है इराक़ में हो जाए, बाकी जगहों पे हो जाए, और वो जो तकरीब है उस तकरीब में वो जो PKK के फाइटर्स जो हैं वो अमली तौर पे लोगों के सामने हथियार डालने का ऐलान करेंगे, और साथ ही PKK जो है कुर्द एक पूरे पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बन गए, जिसके लिए प्रेसिडेंट एर्दोगन को हम बहुत मुबारकबाद देते हैं, कुर्दों को भी मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा फ़ैसला किया। एक बड़ा हिस्सा कुर्दों का तो पहले ही सियासी अमल का हिस्सा बन चुका है। ये PKK वाले जो हैं ये इनको बस एक ये गलत राह पे गए, कुछ 40,000 के करीब दहशत गर्दी के वाक़यात में लोग जानों से गए। तो ये जो हैं ये 37 अगर हम देखें तो उनकी जो DM पार्टी है डेली सभा के मुताबिक वो फ्राइडे को कंफर्म कर रहे हैं, फ्राइडे को, कि वहाँ पे PKK जो है वो बाकायदा हथियार डालेगा PKK। तो ये बहुत ही बड़ी बात हुई है। साथ ही इनके जो कमांडर हैं, इनके कमांडर जो हैं, जो SDF के कमांडर थे मजलूम अब्दी की मुलाकात अहमद शरा से हुई है, और वो जो SDF सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस बाकायदा आज दोबारा मुलाकात हुई है, अहमद शरा से आज दोबारा मुलाकात हुई है मजलूम अब्दी की, उसका वो बाकायदा हिस्सा बन गए हैं। सीरिया में भी हिस्सा बन गए हैं, इराक़ में भी बन गए, तमाम जगहों पे जहाँ जहाँ पर ये PKK एग्जिस्ट करती थी, PKK अब जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे एक हिस्सा बन गई है सियासी अमल का, और ये मेरा ख्याल एक बहुत तारीख़ी वाक़या है। और इस वाक़े में जितनी भी हम मतलब बहुत तारीख़ी वाक़या। और दूसरा तारीख़ी वाक़या जो है वो आज या कल में जो है वो अबू धाबी में मुलाकात है आज़रबाईजान के सदर अलीयेव, जो कि हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं पाकिस्तान के, पूरी कौम उनकी, और आर्मीनिया के जो वज़ीर आज़म हैं पशियाँ, उनके दरमियान मुलाकात हो रही है अबू धाबी में। और अबू धाबी बहुत मेरे ख्याल से इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये मजलूम अब्दी इनके SDF के कमांडर थे, तो ये अहमद शरा से इनकी मुलाकात हो गई, उधर से उनकी हो गई उधर। तो ये आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान अगर सुलह हो जाती है, देखिए मुल्कों के दरमियान इख्तलाफात होते हैं, फिर वो ख़त्म हो जाए, लेकिन अब दुनिया जिस तरफ जा रही है ना। अच्छा, कल हम बात करेंगे, आज बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ है ली क्वांग का, वो इजिप्ट में है। मैंने आपसे कहा ना कि इजिप्ट को इस वक्त ज़हन में हम रखना ज़रूरी है कि ये सारे मामला तो हो गए ना, ये तो मुझे नहीं पता इसका फॉलोआउट क्या होने जा रहा है, इसका फॉलोआउट, क्योंकि उधर से यूरोप और ये सारे जो हैं उधर से उसको ख़बर ही नहीं मिल रही कि मुझे असलाह दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। कल रात को फिर वो अटैक होते रहे उधर, उसको ज़ेलेंस्की को, आज वो पोप से मुलाकात हुई है,
वो पोप ने कहा है कि मैं आपकी रशिया से बात करवाता हूँ अगर ट्रम्प नहीं करवा रहे। तो उधर जो है वो उधर यूक्रेन में तो अपनी जगह लड़ाई जारी है, और वो एक नया स्कैंडल सामने आ गया है, और वही CNN ही दे रहा है। हम CNN को ही कोट कर देते हैं कि भाई CNN वाले ये कह रहे हैं कि ये तो जो है ये इन्होंने पूछे बगैर जो है वो वहाँ पे पूछा ही नहीं था, और वो डील उससे पहले साइन कर दी थी, और ये इसको वो प्रेसिडेंट ट्रम्प, अब अच्छा प्रेसिडेंट ट्रम्प वो ज़बानी प्रेसिडेंट ट्रम्प, यानी प्रेसिडेंट ट्रम्प तो चाहते थे कि वो असला जारी रहे, लेकिन ये है कि वो जो है ये 54th, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है। अब ये वो जो उनके सेक्रेटरी हैं उन्होंने कह रहे हैं वो इन्फॉर्म नहीं किया था वाइट हाउस को, और वो पॉज कर दिए थे वेपन्स, वो तो पहले ही चाहते थे कि वेपन्स जारी रखें। वो भाई वो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने 1000 दफ़ा कहा है कि मैं यूक्रेन को एड देना बंद कर रहा हूँ। यूक्रेन को समझ ही कहीं नहीं आ रही, यूक्रेन हवा में कहीं घूम रहा है, वो कंफ्यूज घूम रहे हैं। वो जो है ना वो 43rd, बस इस पे क्लोज करते हैं, एज ट्रम्प रोलर कोस्टर कंटिन्यूज यूक्रेन स्ट्रगल्स टू वर्क आउट वेयर इट स्टैंड्स। मतलब उनको भी नहीं मदद मिल रही, उधर से ऐलान भी नहीं हो रहा, उधर से वो एक इशू जा रहा है, उधर से वो कीव के ऊपर अटैक हो रहे हैं। तो एक टोटल स्यापा जो है ना इस वक्त आर्मी लेवल पे है। तो इसमें बस हम उम्मीद करते हैं कि जंगबंदी जल्दी हो जाए, और अब चूंकि चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं सारी, तो फेस सेविंग नेतन्याहू को खाक मिल रही है, उसको तो जंगी जराइम में जाना चाहिए, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प को चाहिए फौरी तौर पे इसमें इसको बस जल्दी इसको क्लोज करें, क्योंकि उसमें अब इनके अपनी टीम के लोग और बाकी लोगों के नाम आने शुरू हो गए जो बहुत हजीमत का सबब बन रहे हैं सबके लिए, और इस कत्लेआम को जल्दी बंद करवाएं। और नेतन्याहू को ये क्या मोरक कॉरिडोर को लेके बैठ गए, इसको अब जाहिर है कि वे आउट ढूंढ रहे हैं वो, लेकिन ये है कि वो इसको जल्दी खत्म करवाएं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।